हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं, ठीक है, कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2027 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हिंदी में देखिए हमारा टारगेट कितना है, 95 नंबर पक्का, यानी 95 नंबर का टारगेट रहेगा इस बार 2027 में, ठीक है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम क्या है, एग्जाम हॉल। अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम का आईडी है हमारा SK, यहाँ पर ये लाइन है एक ठो, ठीक है, सुरेंद्र 2023 ये आईडी का नाम है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी आपका डाउट आता है इस पर आप पूछ सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो आप यहाँ फेसबुक आईडी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोज या फिर कुछ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला में आप यहाँ पे देख सकते हो, हम क्या बोले हैं कि विकल्पिक प्रश्न देखना है, जो कि कितने कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 से ही क्वेश्चन आएगा, तो मैंने 20 से ही क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, यानी ध्रुव स्वामी के नाटक के लेखक क्या नाम है उनका, तो आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सूर्यकांत पैठी निराला। ऑप्शन नंबर बी में की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो रामकृष्ण दास दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो दिया गया है रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो देखिए ध्रुव स्वामी ने जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ये वाली रचना आपको कई बार जो है कई पेपरों में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखने का प्रयास करें तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस में है, यानी प्रेमचंद जो थे उनका सबसे ज़्यादा योगदान यानी विशेष महत्व किस क्षेत्र में था। उपन्यासकार यानी उपन्यास में था, निबंधकार में था, या फिर कवि में था, और या फिर नाटककार में था। तो आप सभी को पता होगा कि जो मुंशी प्रेमचंद जी जो थे उनका सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो उपन्यासकार में था, यानी उन्हें उपन्यासकार भी बोला जाता है। यानी उपन्यास में सबसे ज़्यादा इन्होंने कौन काम किया था, तो प्रेमचंद ने ही किया था, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, गद्य की एक विधा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, यानी ए में दिया गया है महाकाव्य, बी में दिया गया है उपन्यास दिया गया है, सी में दिया गया है नाटक, और डी में क्या दिया गया है, एकांकी दिया गया है। तो आपको बताना है क्या, विधा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं को आप देख के चलिएगा। तो आपकी देखिए ये विधा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन महाकाव्य आपका विधा नहीं है, यानी गद्य की एक विधा नहीं है, तो क्या है, महाकाव्य नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, यानी रामचंद्र का एक रचना है जिसके रचनाकार यानी किसके द्वारा रचा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देव दिया गया है, दूसरे में दिया गया है केशव दिया गया है, ठीक है, सी में दिया गया है भूषण दिया गया, और डी में क्या दिया गया है, मती राम दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, केशव, ठीक, क्या हो जाएगा, केशव हो जाएगा। यानी केशव ने क्या किया था, एक कवि हैं, ठीक है, एक रचनाकार हैं, जिन्होंने रामचंद्रिका को रचा है, क्या नाम है उनका, केशव, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, कह रहा है द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। यानी द्विवेदी युग आप सभी को पता होगा द्विवेदी युग के बारे में, तो वो जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है, क्या पूछा है यहाँ पर, किसके नाम पर पड़ा है, ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया गया है, बी में दिया गया है हरिश्चंद्र दिया गया है, ठीक है, सी में दिया गया आप महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया गया है, और डी में क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद दिया गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आपको विकल्प में ये सब विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है, ये द्विवेदी युग है, वो किसको नाम पे पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। द्विवेदी युग जो है नाम किसके नाम पे पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आवारा मसीहा के रचयिता हैं, यानी ये देखिए आवारा मसीहा की जो रचना है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो आवारा मसीहा के रचयिता कौन है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दुलाईवासी। दरअसल ये एक कवि नहीं एक रचना है, तो यहाँ पर मैं कोई कवि का नाम आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ आप मान के चलिए महादेवी वर्मा में लिख दे रहा हूँ, महादेवी वर्मा, समझ लीजिए पहले ऑप्शन में ये दी गई है महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए में महादेवी वर्मा को हमने किया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रांगे राघव दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो रामकृष्ण बेनीपुरी दिया गया है।
तो आवारा मसीहा जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कामायनी, ठीक है, क्या बोल रहा है, कामायनी किस विधा की रचना है। यहाँ पर कामायनी जो है, सबसे पहले आप यहाँ बताइएगा कामायनी किसकी रचना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कामायनी है, ठीक है, कामायनी है किसकी रचना है। कामायनी जो रचना है ये किसकी है, सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा किसकी रचना है, किसकी रचना है, आप ये बताइएगा। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है, आप ये मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है, कह रहा है कि कामायनी किस विधा की रचना है, तो मैं विधा को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन है, क्या दिया गया है, खंड काव्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नाटक दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, उपन्यास दिया गया, और डी में क्या दिया गया, तो महाकाव्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कामायनी किसकी रचना है। तो ये रचना जो है जय शंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा, जय शंकर प्रसाद, ठीक, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है। और ये किस विधा की रचना है, तो ये आपका महाकाव्य विधा की रचना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आंसू की रचना किस कवि की है, यानी आंसू जो रचना है ये किस कवि की रचना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिहारी। ऑप्शन नंबर बी में अगर बात करें तो नरपतनाल दिया गया है। सी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद दिया गया है। और डी की बात करें तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम मैं बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए आंसू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, 9 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किया, यानी किसने किया, आपसे ये पूछना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो अज्ञे दिया गया है, अज्ञे का पूरा नाम मैंने ऊपर बताया है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो प्रभाकर माचवी दिया गया है। और डी में दिया गया गिरिजा कुमार माथुर दिया गया है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए तार सप्तक के जो संपादक हैं वो कौन है, तो वो है अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जी के द्वारा तार सप्तक का संपादन हुआ था। कब हुआ था, 1943 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि तार सप्तक का द्वितीय प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है, तार सप्तक का द्वितीय प्रकाशन कब हुआ था, तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें 8 वर्ष ऐड करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 1951 ईस्वी हो जाएगा। तार सप्तक का जो द्वितीय प्रकाशन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। और तार सप्तक का जब तृतीय प्रकाशन पूछेगा, तार सप्तक का तृतीय प्रकाशन, तो आपको बताना है 1900, ठीक है, 1959 ईस्वी बताना है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रथम आपका 1943 में हुआ, द्वितीय में 1951 में हुआ, और तृतीय प्रकाशन कब हुआ, 1959 में। तो तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो अज्ञेय ने किया, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग की जो समयावधि है वो कितना से कितना माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है 1900 से 1918, 1900 से 1919 ईस्वी से 1918 दिया गया है, 1936 से 1943, और 1850 से 1900 दिया गया है। ठीक है, तो क्या होता है, शुक्ल युग की जो समयावधि मानी जाती है वो 1919 ईस्वी से मानी जाती है 1918 तक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन मैंने यहाँ पर गलत सा लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर 18 को मैंने टिक कर दिया है। तो देखिए क्या होता है, 1900 शुक्ल युग की जो समयावधि होती है 1919 से चालू होता है, 1919 ईस्वी से लेकर कितना होता है, तो 1938 तक जाता है। 18 नहीं होता है, 38 होता है। तो इसको आप समझिए यहाँ पर 3, ठीक, ये विकल्प आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, 1919 ईस्वी से 1938 तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी में मैंने ऑप्शन चेंज किया थोड़ा सा, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। आपको रस से भी क्वेश्चन पूछता है, और रस से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी प्रकार से स्थायी भाव, या फिर कोई लाइन लिख दिया गया और पूछेगा इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव आप सभी को पता होना चाहिए कि हास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। अलंकार आपको अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या होता है, आपको पढ़ना क्या है, एक मालंकार पढ़ना होता है, एक उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना होता है, एक रूपक अलंकार पढ़ना होता है। तो इनमें कुछ कुछ मैं बता देता हूँ क्या कैसे पहचानना होगा, आपको कैसे नहीं पहचानना होगा। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर जब कभी भी आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, सा सी से, ठीक है, और दिखाई दे सरिस, जब कभी भी आपको सा सी सरिस दिखाई दे तो आप कौन सा अलंकार बताएंगे? आप बताएंगे कौन सा अलंकार बताएंगे? आप बताएंगे उपमा अलंकार। वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है भाई, वहाँ पे कौन सा अलंकार बताएंगे? उपमा अलंकार आप लोग बताएंगे, जहाँ पर सासी सरिस दिखेगा। अब आप पूछेंगे सासी सरिस मतलब कैसा दिखेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखेंगे पीपर पात सरिस यहाँ पर लिखा हुआ है। सरिस मैंने ट्रिक में बताया, आप इसको ट्रिक समझ सकते हो, आप ट्रिकी वे में याद कर सकते हो। ठीक, तो ट्रिक ये है कि जहाँ पर सासी सरिस ये सब आएगा वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो इसमें मुझे उपमा अलंकार ही बताना था, क्योंकि हमारा ऑप्शन में क्या दिया गया है? उपमा अलंकार दिया गया है, और यहाँ पर सासी सरिस ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो आगे का क्वेश्चन मैं समझने का प्रयास करूँगा। आगे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? कह रहा है अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा है? यहाँ पर लिखा गया है अभिमान, ये तो लिखा है। तो मान एक आपका हो गया, शब्द हो गया, और इसके आगे जो, चले तो यहाँ पर समझिए मैंने क्या बताया आपको, जब कभी भी पीछे आपका ये मान शब्द हो गया और आगे आपका क्या लिखा है? तो अभी लिखा है। तो मैंने क्या बोला, जो शब्द आगे लगते हैं, पहले लगते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग पूछा था, उपसर्ग आपको क्या लगा है? अभी लिखा है, तो अभी ऑप्शन नंबर पहले में देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 14 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है प्रत्यय के भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। आपके ऑप्शन में दिया गया 4, 5, 3 या फिर 2। तो देखिए प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कृदंत प्रत्यय, और जो दूसरे नंबर पे होता है वो तद्भित प्रत्यय होता है। तद्भित प्रत्यय, ये 2 प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सॉरी 15 में क्या बोल रहा है? देश विदेश में कौन सा समास है? समास आपको बताना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समास है ये, बहुत बार आया है क्वेश्चन में। ये आप 100% मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन में पेपर में आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पेपर में देखने को आपको मिलेगा। तो जब भी कभी आपको 2 शब्द दिखाई दे और उसके बीच में आपका योजक सिंबल दिखाई दे, कौन सा सिंबल? योजक चिन्ह, या फिर ये माइनस जैसा जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला चिन्ह दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे कौन सा समास मार के आएंगे? वहाँ पे आप लोग द्वंद्व समास को टिक करके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ माता पिता में कौन सा समास होगा? तो आप वही बताओगे, कौन सा समास बताओगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया, कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। 16 मात्राएं होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कर त्रिवाच्य में प्रधानता होती है। तो देखिए जब कर त्रिवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, तो किसकी होती है? तो कर्ता की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि तालाब शब्द का तत्सम है। तो तालाब को हम लोग क्या बोलते हैं? तड़ाग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो भी क्वेश्चन दिया गया, इसका मैंने आपको अच्छे से समझाया था पिछले वाले क्वेश्चन, यानी पीछे जहाँ पर मैंने क्वेश्चन था क्या, 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था ना, किसने किया था, वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पर कह रहा तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, तो मैंने आपको बताया था क्या, तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था 1943 में हुआ था। इसका द्वितीय जो प्रकाशन हुआ था 1951 में हुआ था, और तृतीय कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। यही यहाँ पर पूछ रहा है तीसरा शतक। तो तीसरा आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, पठति धातु का वचन एवं पुरुष है। तो पठत धातु का आपको जो वचन धातु पुरुष बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये है प्रथम पुरुष एक वचन का है, और किस धातु का है? तो पठ धातु का है। कौन सी धातु का है? पठ धातु का है।
प्रथम पुरुष एकवचन। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा मैंने 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराया। कितने? 20 MCQ क्वेश्चन कराए। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यानी आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस कराई जाएंगी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से क्लास में ज्वाइन होंगे, पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।